Hello students, welcome to my channel Science Analytica. If you haven't subscribed it yet, please do subscribe my channel so that you can watch the further coming videos without any interruption. So we were doing rotational motion और उसमें हमने moment of inertia की बात की थी. उसी के अंदर अब हमारा जो next topic है आगे वो क्या है, radius of gyration. इससे पहले हमने क्या किया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के लिए हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था और फिर हमने क्या किया था, दोनों में रिलेशन डेवलप किया था. उसी के लिए आगे अब जो हमारा एक और कॉन्सेप्ट आता है उसको भी एक नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारा है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन. रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? इट इज एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एक्सिस ऑफ रोटेशन वेयर इफ द होल मास ऑफ द बॉडी वाज कॉन्सेंट्रेटेड. सी, अब तक हमने सेंटर ऑफ मास की बात की थी. ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट था, मैंने बताया था. और सेंटर ऑफ मास में हम लोग ये मान करके चलते थे कि जो बॉडी का पूरा मास है वो एक इसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है. ऐसा जरूरी नहीं था कि फिजिकली सारा का सारा मास बॉडी का उसी पॉइंट पर हो, लेकिन हम मैथमेटिकल ईज के लिए, है ना, ताकि हमें इजीली हम कैलकुलेशन कोई भी करनी है तो डेरिवेशन करनी है वो हमें ईजी हो, इसीलिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास है हम लोग वो इंट्रोड्यूस किया था. तो रेडियस ऑफ जायरेशन भी कुछ उसी तरह का है. कहते हैं कि रेडियस ऑफ जायरेशन में हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. ठीक, तो यहाँ हमने क्या लिया, एक रिजिड बॉडी लिया. इट इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम दिस फिक्स्ड एक्सिस एक्स वाई एंड इट हैज n number of particles having mass small m. All are located at different distance from this fixed axis as m particle is from, you can say it as a particle, it may be b, it may be c, or it may be d. ठीक, so this particle is at distance r1 from the fixed axis and it is at distance r2 from the fixed axis xy and so on. तो इन्हीं की हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन में अगर हम बात करें तो हम लोग बात करेंगे उस पॉइंट की जहां सभी जो मास है इस बॉडी का कॉन्सेंट्रेटेड है. लेट इट बी at point D having mass capital M and the whole mass of the body is supposed to be concentrated at this point. And now the distance of this point from the fixed axis of rotation is given by the capital K. So this capital K is nothing but the radius of gyration. Let me explain it in words. In other words, we can say that the radius of gyration is the distance from the axis of rotation and the center of mass of the rigid body. बहुत ही सिंपल वे में ये एक्सप्लेन किया है. ठीक, अब इसी का जो एक्सप्रेशन है हम लोग वो डिराइव करेंगे मैथमेटिकली, इसको थोड़ा स्टडी करेंगे. कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास कैपिटल M कंसिस्टिंग ऑफ n पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m. लेट r1 r2 r3 up to so on till rn be the distance of these particles from the fixed axis of rotation, that is xy. Now we know the moment of inertia for each particle. As we know, the mass of each particle is same, that is small m, but the variation is in the distance from the fixed axis. That is for first particle it is r1. So moment of inertia for the first particle will be m r1 square, and for the next particle it will be m r2 square, and up to so on we'll take it to the nth particle. So अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का जो निकलता है हम उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना. तो सेम इज द कॉन्सेप्ट हेयर. जितने भी इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया थे फॉर ईच पार्टिकल्स उनको हम लोग ऐड कर देंगे, उनका सम करके हमारे पास क्या आएगा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिजिड बॉडी. तो अब हम देखें, क्योंकि मास तो सबका सेम है, मास तो वेरी नहीं कर रहा, डिस्टेंस अकेला वेरी कर रहा है, तो इसीलिए हमने स्मॉल एम को बाहर ले लिया कॉमन और इसने जो अंदर डिस्टेंस थे उनका एक अलग से सम कर दिया. अब हम क्या करेंगे, जो अबव इक्वेशन है उसे नीचे और ऊपर दोनों यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों साइड हम लोग क्या कर देंगे, n से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो उससे होगा क्या, अब ये जो ये वाली टर्म ना आई है हमारे पास, आप जानते हैं कि एक पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m है, और टोटल कितने पार्टिकल है हमारे पास, स्मॉल n पार्टिकल्स हैं. अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ द बॉडी नहीं आ जाएगा, जिसे हमने कैपिटल M लिख दिया. दिस इज द मास ऑफ द बॉडी. ठीक, अब हम मान के क्या चल रहे हैं कि अब इसकी जगह, ठीक है, आप लोग इसकी जगह कैपिटल M भी लिख सकते हो. तो फिर उस केस में जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, I is equals to capital M into r1 square plus r2 square plus r3 square up to so on upon n. N will remain as it is. ठीक. Now if the whole mass of the body is supposed to be concentrated at a point K, distance at a point which is at distance K from the fixed axis of rotation, in that case moment of inertia about the same axis will be capital M K square. Now equating the moment of inertia, which one is calculated here in equation this and here in equation 1.
तो हमारे पास कुछ ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। ठीक, अब इसमें से जो k का एक्सप्रेशन था हम वो क्या कर सकते हैं, इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आएगा, विच इज एक्चुअली नथिंग बट द रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस। So this is also known as the radius of gyration, capital K, and hence radius of gyration of a body about the axis of rotation is the root mean square of the perpendicular distance of its constituent particle from the axis of rotation। और इसकी जो SI यूनिट है वो क्या है, मीटर्स में है हमारी। तो ठीक है, अब आपको रेडियस ऑफ जायरेशन का पता लग गया होगा। होपफुली आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि आप डायरेक्ट क्या कह सकते हैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में कि अगर हम सेंटर ऑफ मास लेते हैं, है ना, किसी भी बॉडी का, उस सेंटर ऑफ मास का जो डिस्टेंस है एक फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसको हम लोग ने क्या बोला है, रेडियस ऑफ जायरेशन। उसी रेडियस ऑफ जायरेशन को हमने किससे डिनोट किया है, कैपिटल के से, और उसके लिए हमने एक प्रॉपर एक्सप्रेशन निकाला है जो कि आता है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस आ रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम। जैसे कि लीनियर मोशन के अंदर हम लोग लीनियर मोमेंटम स्टडी करते हैं, इसी तरह हम जो बॉडी रोटेशन के अंदर है, रोटेशनल मोशन में हम किसकी बात करेंगे, एंगुलर मोमेंटम की। The angular momentum of a rotating body is defined as the sum of the moments of linear momenta of its constituent particle about the given axis of rotation. Again, हमने क्या किया है, we are getting the expression for the same angular momentum. Again, consider a rigid body having n particles rotating about a fixed axis of rotation, nothing new. A body is rigid है, angular momentum of all the particles जो क्या होगा, same होगा हमारा, बट द एंगुलर मोमेंटम नहीं, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। जितनी भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के अंदर वो क्या करेंगे, सेम टाइम पे ही रोटेट करेंगे अबाउट द फिक्स एक्सिस, तो इसीलिए उनकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो सेम होती है। हम डे 1 से, वीडियो 1 से कहते आ रहे हैं ये चीज़, है ना, उनकी, क्योंकि सिर्फ लीनियर वेलोसिटी वेरी करती है, वो भी इसलिए क्योंकि उनके एक्सप्रेशन में आर आता है, और आर हर पार्टिकल के लिए डिफरेंट है रिजिड बॉडी के अंदर, इसीलिए तो जो लीनियर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है वो भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, लेकिन जो एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम होगा, ओमेगा फॉर ऑल। सो सिमिलर हमने यहाँ निकाल दिया। तो लीनियर मोमेंटम की अगर हम बात करें पार्टिकल ऑफ मास m की, वो क्या होगा, p1 से हम लोग उसे डिपिक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा, m1 v1 इज इक्वल्स टू m1 v1 की जगह हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा r1 ओमेगा, एंड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल अबाउट द गिवन एक्सिस क्या होगा, इट इज p1 इंटू r1, दैट इज लीनियर मोमेंटम, है ना, into the perpendicular distance from the axis of rotation। ठीक, अब P1 की जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, M1 V1 and into R1। R1 is the distance of the first particle from the fixed axis of rotation। तो उन्हें अगर हम इन्हें दोबारा क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, हमें पता है V1 क्या होता है हमारा, R1 ओमेगा है, तो फाइनली जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम फॉर द फर्स्ट पार्टिकल निकल करके आएगा वो क्या आएगा, M1 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सिमिलरली मेरे पास जो एंगुलर मोमेंटम दूसरे पार्टिकल्स के लिए आएंगे वो भी क्या होंगे, सेम होंगे, बस उनका जो सबस्क्रिप्ट है वो चेंज होगा। सेकंड पार्टिकल के लिए m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, थर्ड पार्टिकल के लिए m3 r3 स्क्वायर ओमेगा, एंड सो ऑन। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट द टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द कंप्लीट हमारी जो रिजिड बॉडी है उसके लिए। इट विल बी गिवन बाय द सम ऑफ द इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल पार्टिकल्स। तो यहाँ पार्टिकल 1 2 3 सबका अगर हम सम कर देंगे तो फाइनली मेरे पास जो आएगा वो क्या आएगा, टोटल बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो वो कुछ इस तरह आएगा, समेशन हो गया हमारा m r स्क्वायर। ठीक, m इट मे बी रन्स फ्रॉम i इज इक्वल्स टू 1 to n फॉर n पार्टिकल्स ऑफ कोर्स। ठीक, इफ आई से इट इज m i r i स्क्वायर, तो अब ये क्या होगा, m r स्क्वायर ओमेगा। तो ये मेरे पास किसका एक्सप्रेशन आया है, लीनियर मोमेंटम का। अब एम आई आर आई स्क्वायर का क्या होता है, आई उसका जो क्या है, किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, जिसे हमने किससे दिखाया था, कैपिटल आई से, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था। तो एल हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन एंगुलर मोमेंटम का आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल आई ओमेगा, वेयर आई इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन बाय द सम ऑफ गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड देयर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस। तो अब जो इसके यूनिट्स होंगे एंगुलर मोमेंटम के वो कितने होंगे, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अब हम बात करेंगे कि रिलेशन बिटवीन द टॉर्क एंड द एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर एक्सेलरेशन, हमने एंगुलर एक्सेलरेशन सभी ने पढ़ी थी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी की हमने बात की थी। एंगुलर वेलोसिटी को जब हम टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसका जो एक्सप्रेशन था वो क्या था, a इज इक्वल्स टू r अल्फा।
दैट इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर मैंने A1, A2, A3 क्या ली है रिस्पेक्टिव लीनियर एक्सेलरेशन ली है पार्टिकल्स की दैट आर रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उस केस के अंदर हमारा जो रिलेशन है लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको हम किससे डिपेक्ट करते हैं, अल्फा से. ठीक, वो कुछ ये आएगा वेयर R1, R2 एंड R3 आर द रिस्पेक्टिव डिस्टेंस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. नाउ फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ मास M1 पे जो फोर्स लगेगी वो कितनी होगी, कैपिटल स्मॉल m से मैंने दिखाई है ये M1 A1 होगी. A1 की जगह R1 अल्फा लिख सकती हूँ मैं. सिमिलरली सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है. सो नाउ हमें पता है कि मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास m अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो कितना आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो फोर्स मेरी कितनी है, F1 है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R1 है. ठीक, तो यहाँ मैं F1 की जगह M1 A1 लिख रही हूँ इंटू R1. अब A1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, R1 अल्फा. तो फाइनली जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा. नाउ सिमिलरली फोर्स ऑन द अदर पार्टिकल्स भी क्या होगी, सेम होगी. अब मुझे क्या करना है, टॉर्क निकालना है. और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल मोमेंट ऑफ दीज फोर्सेस अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क किसका मतलब ऑल्टरनेटिव है. अगर हम बात करें लीनियर मोशन के अंदर हम लोग जो काम फोर्स करता है, फोर्स हमारा लीनियर मोशन में होता है और टॉर्क हमारा किस में होता है, रोटेशनल मोशन के अंदर होता है. वही सेम काम टॉर्क हमारा रोटेशनल मोशन के अंदर करता है. और इसकी जो वो होती है फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. जिस तरह मास के अंदर भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो फर्क था ना, डिट्टो सिमिलर वही फर्क हमारा किसमें है, टॉर्क में और फोर्स में. फोर्स अकेला F आएगा, F इज इक्वल्स टू ma करके जो आप सेकेंड लॉ ऑफ उससे न्यूटन से निकाल दो. टॉर्क में क्या होगा, फोर्स के साथ साथ आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी मल्टीप्लाई होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक, तो टाउ को अगर हम ये इसका सिंबल होता है टॉर्क का, टाउ बोलते हैं इसको, इज इक्वल्स टू इन सबका जो सम आएगा, इन इंडिविजुअल पार्टिकल मोमेंट ऑफ फोर्स थी जो सी, इन सबका इंडिविजुअल पार्टिकल का अगर हम सम कर दें तो ये टोटल बॉडी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉर्क आ जाएगा. तो ये होगा समेशन mr स्क्वेयर वेयर mr स्क्वेयर इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज कैपिटल I. नाउ यहाँ से हमारे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा आएगा. ये किस किस में रिलेशन बता रहा है, ये टॉर्क में, टाउ इज नथिंग बट द सिंबल फॉर द टॉर्क, I is for moment of inertia and alpha is nothing but the angular acceleration. ये दोनों एंगुलर एक्सेलरेशन और टॉर्क में रिलेशन तो बता रही है, साथ के साथ ये किसकी, लीनियर मोशन की, किस उसकी एनालॉगी है इक्वेशन की, लीनियर मोशन में हम लोग करते हैं F इज इक्वल्स टू ma. ठीक, यहाँ हमारा F की जगह क्या आ गया, टाउ आ गया. टॉर्क की बात कर दी हमने. मास क्या होता है, लीनियर मोशन में होता है, तो ये यहाँ क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारा रोटेशनल मोशन में. एक्सेलरेशन ए होती है लीनियर एक्सेलरेशन, और ये अल्फा क्या है, हमारी रोटेशनल एक्सेलरेशन है. तो ये सेम सेम इक्वेशन है जो हम क्या करते हैं, लीनियर मोशन में यूज करते हैं. बट अब हमारे जो सिंबल्स हैं रोटेशनल मोशन में हम इनके थोड़े डिफरेंट वे में वो यूज करते हैं. ठीक, सो दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ रोटेशन एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू F इज इक्वल्स टू ma विच इज नथिंग बट द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन. अब हम बात करेंगे टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के रिलेशन की. हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, I इज इक्वल्स टू L इज इक्वल्स टू I ओमेगा. ठीक, एंगुलर मोमेंटम का सिंबल क्या है हमारे पास, L था, और इसकी जो एक्सप्रेशन हमने निकाला था वो क्या था, I ओमेगा था. I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. अगर मैं इक्वेशन 1 को क्या करती हूँ, डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मेरे पास dl/dt आएगा, d/dt ऑफ दिस I ओमेगा. Taking this I here, it is constant. No, it's not actually constant. We are taking it here and dl अपॉन dt के साथ d ओमेगा अपॉन dt ले रहे हैं, तो ये क्या होते हैं, मेरी एक्सेलरेशन बन जाएगी वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये होगा I अल्फा. तो ये मेरे पास एक रिलेशन निकल के आया था, इज टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन. अब जो हमारे पास टाउ था, टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में ये रिलेशन था कि टाउ इज इक्वल्स टू I अल्फा. तो दोनों को अगर मैं इक्वेट करूं, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, I अल्फा टाउ की भी और dl अपॉन dt की भी, तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को अगर हम इक्वेट करें तो मेरे पास जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल्स टू dl/dt. इससे क्या पता चलता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी.
अब हमारे पास कुछ लॉज आते हैं, जैसे कि अगर हम लीनियर मोशन में कहते होते कि कि अगर हमारे पास क्या हो, लीनियर मोशन में हमारी ये इक्वेशन होती थी ना सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, टीपी बाई डी टी, की अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को जीरो कर देंगे तो हमारा जो लीनियर मोमेंटम है बॉडी का वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ भी सेम है, लेकिन यहाँ फोर्स को जीरो नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं टॉर्क जो अप्लाई हो रहा है रिजिड बॉडी पे अगर वो जीरो हो जाए तो जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है सिस्टम का वो क्या होगा, कंजर्व होगा, फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा। तो अब हमने अभी अभी हमें जो एक्सप्रेशन निकाला है वो क्या था, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। देखिए जितने भी एक्सप्रेशन है, जितनी भी इक्वेशंस हैं, अगर आप उसको लीनियर मोशन के साथ कंपेयर कर करके चलेंगे तो आपको वो रिमाइंड करने इजी होंगे, वही चीज है, नथिंग चेंज, एंड यू कैन रिटेन इट फॉर लॉन्गर। ठीक, तो टाउ अगर मैं जीरो करती हूँ तो मेरा राइट हैंड साइड में जीरो होगा, और किसी भी चीज का अगर डेरिवेटिव जीरो हो तो किसका डेरिवेटिव जीरो होता है, कांस्टेंट का। तो एल हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और एल की वैल्यू क्या है, आई ओमेगा, और आई ओमेगा क्या होगी हमारी, कांस्टेंट होगी। इससे क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अगर ओमेगा कैन बी इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग आई और वाइस वर्सा टू कंजर्व द टोटल लीनियर मोमेंटम, क्योंकि दोनों का नेट प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरी चीज को कम होना पड़ेगा, तभी तो जो नेट प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसी तरह हम लोग कह सकते हैं कि आप जो सी है उसको बढ़ा के या कम करके एंगुलर वेलोसिटी को आप क्या कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हो, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ रिएक्शन टू टेक प्लेस टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इन रोटेशनल मोशन। अब इसके कुछ डे टू डे लाइफ में हमारे एग्जांपल्स हैं, जैसे फर्स्ट वन है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज अप्लाइड बाय अ सर्कस एरोबैट while doing feats involving spin. When he draws his arms and leg closer to the body, his moment of inertia decreases and thereby his angular velocity increases according to his angular momentum remain constant। देखिए जो हमारे एरोबिक्स करते हैं सर्कस वगैरह के अंदर होते हैं, ठीक है, तो उनकी जो बॉडी मूवमेंट्स होते हैं उसके भी कुछ रीजन होते हैं, वो किस तरह से, ताकि वो अगर स्पिन करते हैं है ना, या रोटेट करते हैं अपने आर्म्स को, लेग्स को, तो उनके पीछे ये वजह होती है कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो डिक्रीज हो जाए, ताकि जो उनकी एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाए, तो सो दैट जो एंगुलर मोमेंटम है इन ऑल वो क्या रहे, फिक्स रहे। तो उनके ये मोशन जो है स्लो के अकॉर्डिंग ही होंगे। नेक्स्ट है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ प्लैनेट इंक्रीज व्हाइल द प्लैनेट कम क्लोजर टू द सन एंड व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड वाइस वर्सा। जब आप केपलर लॉ की बात करते हो तो उसमें एरियल वेलोसिटी की हम लोगों ने बात की, हमने दिखाया कि जो सा सेकेंड लॉ था ये, कि जब आप दूर होता है आपका प्लैनेट है ना अर्थ से, सॉरी सन से, तो वो क्या करेगा, फास्टर मूव करता है, लेकिन जैसे वो क्लोज आता है तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये भी क्या है, इन ऑर्डर टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम, वो अपनी जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड ओमेगा है, वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता है। तो ये थी आपकी प्रैक्टिकल, और भी एप्लीकेशंस हैं बट दीज वर टू। ठीक, तो आप वो अपनी बुक से आप फर्दर पढ़ सकते हो। सो दिस इज ऑल टू कंजर्व द एंगुलर मोमेंटम इन अ रिएक्शन। So this is all about the torque and angular momentum, radius of gyration, and everything that we have studied in this video. Hope you like this video, and if you like it, don't forget to press the like button and do share this video and do subscribe my channel Science Analytica for the next videos. Thank you so much.